हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमैनिक्स के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सभी एनडीए और सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग और भी करेंगे एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर सारा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का। इसके अलावा हम लोग एनटीपीसी का भी करेंगे। अभी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आई है, कल सीएचएसएल के फॉर्म भरे जाएंगे, उसके भी हम प्रीवियस ईयर करेंगे। मतलब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर आए हैं वो सभी हम करेंगे। फिलहाल हम एनडीए और सीडीएस पे फोकस करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग एनडीए और सीडीएस का प्रीवियस ईयर पर काम कर रहे हैं। एनडीएस और सीडीएस चलाएंगे। एक दिन एनडीए आपका, एक दिन सीडीएस, एक दिन एनडीए की क्लास, एक दिन सीडीएस की क्लास। संडे छुट्टी, संडे कोई पढ़ाई नहीं, ठीक है। संडे एंजॉय करना है, संडे रिलैक्स, कोई पढ़ाई नहीं। चलिए, आपके स्क्रीन पर सारे लिंक्स हैं, टेलीग्राम से आपको नोट्स मिल जाएंगे। इन सभी क्लासेस का जो पीडीएफ होगा, जो भी प्रीवियस ईयर में करा रही हूँ, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2019 का हम पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 2019 की पार्ट 2 की। तो चलिए, एज पर द कोड ऑफ द नॉमेनक्लेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ बायोलॉजिकल नेम। ये क्वेश्चन बहुत बारी आया है, सिर्फ इंडिया में नहीं और भी जगह पर आया है कि भैया बायोलॉजिकल नेम लिखने के लिए क्या तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, बायोलॉजिकल नेम किस तरीके से लिखा जाता है। तो बायोलॉजिकल नेम लिखने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, देखो, बायोलॉजिकल नेम हमेशा दो शब्दों से मिलकर के बनेगा। पहला शब्द हमेशा जीनस होगा, दूसरा शब्द हमेशा स्पीशीज होगा। इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, ये हमेशा इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, टेढ़े टेढ़े, क्योंकि इसको पीडीएफ बनाया गया, इसका फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसके अंदर ये फॉन्ट चेंज हुआ है, अदरवाइज ये क्या होगा, अदरवाइज ये लैटिन इटैलिक्स में लिखा होगा टेढ़ा। कंप्यूटर अगर आप लोग यूज करते हो तो एक फॉन्ट होता है आई, इस तरीके से इटैलिक्स, ये आपको मिल जाएगा कंप्यूटर्स में। इटैलिक्स यानी कि इस तरीके का फॉन्ट होगा जो टेढ़ा टेढ़ा लिखा जाएगा। दूसरा, पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल, दूसरे वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा स्मॉल। ये रूल्स हैं कुछ उसको लिखने के। अब देखो, इसके दोनों अल्फाबेट कैपिटल, ये गलत, इसके दोनों अल्फाबेट स्मॉल, ये गलत, इसके दोनों अल्फाबेट कैपिटल, ये भी गलत। तो सही आंसर कौन सा है, बी। पर हाँ, इसके अंदर फॉन्ट भी होना चाहिए था, जो नहीं है, इटैलिक्स में होना चाहिए था। अगर इटैलिक्स में नहीं लिखते तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, दोनों को अलग अलग से अंडरलाइन करते हैं। अगर एक लाइन में भी अंडरलाइन कर दिया इस तरीके से तो भी ये गलत हो गया, अलग अलग से अंडरलाइन होगा। इसका जो पहला वर्ड है उसको हम बोलते हैं जीनस, दूसरा वर्ड जो होता है वो होता है स्पीशीज, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेनिसिलिन इज करेक्ट। पेनिसिलिन क्या था, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो बनाई गई थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो पेनिसिलियम नोटेटम से बनाई गई थी। आज की डेट में बैन है, पर हाँ, पहली एंटीबायोटिक जो बनाई गई थी वो पेनिसिलिन थी। बनाई किसके द्वारा गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन स्टोर दिस एंटीबायोटिक इन वैक्यूल। अगर पेनिसिलिन किसी बैक्टीरिया को रेजिस्ट करता है तो वो वैक्यूल में जाकर स्टोर होता है। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन डिग्रेड दिस एंटीबायोटिक बाय एंजाइम कॉल्ड बीटा लैक्टमेज। तीसरा, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन डिग्रेड द एंटीबायोटिक बाय एन एंजाइम कॉल्ड लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा, पेनिसिलियम इज नॉट अब्सॉर्ब्ड बाय बैक्टीरिया सो मोस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंट। पहले तो लास्ट वाला बिल्कुल गलत है, इसको देखना ही नहीं। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन स्टोर दिस एंटीबायोटिक इन वैक्यूल, नहीं, वैक्यूल में कभी एंटीबायोटिक स्टोर नहीं होती। अब बात करते हैं दोनों में से। जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है ये डिग्रेड कैसे होता है, आइदर बीटा लैक्टमेज से या डिहाइड्रोजनेज से। एक सेकेंड, हेलो, बीटा लैक्टमेज से या फिर लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज से। तो भैया दोनों ही बोलते हैं रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डिग्रेड कैसे होता है। अगर मैं इसको चेक करूं तो जो ये होता है आप लोगों का पेनिसिलिन, वो बेसिकली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डिग्रेड होता है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज से, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट इज ये लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ऑफ मेमेलियन सेल इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये क्वेश्चन आपका कल भी मैंने आपको बताया था, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पूछा जाए या डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूछा जाए या इस तरीके की चीजें आए तो हमको क्या मार्क करना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या न्यूक्लियस। इसका करेक्ट आंसर है बेटा न्यूक्लियस, सॉरी लाइसोसोम। इसका करेक्ट आंसर है लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं। आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग, ये सुसाइड कर लेती है, क्यों सुसाइड कर लेती है, कोई भी चीज जो वेस्ट होती है ये जाएगी, उसे पकड़ेगी, उसे खाएगी, खाने के बाद फट जाएगी। फटने के बाद जो इसका खुद का सेल होगा उसको तो बचा दिया, पर बाकी जो इसने खा लिया उसको क्या कर देगी, मार देगी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोला जाता है। ठीक, इसी के पास में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है। इसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉलेरा यानी कि हैजा, हैजा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा बयान सत्य है, सच है, वो बताना है। देखो पहला, कॉलरा इज अ डिजीज दैट कॉज लॉस ऑफ मेमोरी। भैया बेवकूफ, हैजा से है, हैजा में डायरिया होता है सिर्फ, हैजा में सिर्फ लूज मोशंस लग जाते हैं, थोड़ी सी वॉमिटिंग्स आ जाएंगी। जरूरी नहीं है वॉमिटिंग्स आ रही है तो सिर्फ प्रेगनेंसी है, नहीं भैया, वॉमिटिंग्स डायरिया में भी होती है। डायरिया हो गया तो वॉमिटिंग्स हो जाएंगी, वॉमिटिंग्स हो जाएंगी तो अगर वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस लगा हुआ है, तो ये क्या है, वॉमिटिंग्स और लूज मोशंस अगर साथ में हो रहा है तो ये हैजा है, ये कॉलेरा है। तो कॉलेरा बेसिकली क्या करता है, कॉलेरा एक डिजीज होता है जो लॉस ऑफ मेमोरी देता है। ऑब्वियसली नहीं, कभी सुना है किसी को लूज मोशन ज्यादा लग गए उसकी मेमोरी चली गई, कभी नहीं होता। कॉलेरा इज अ डिजीज ऑफ मसल ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल लेने से होता है, मस्कुलर पेन होता है, नहीं भैया, लूज मोशंस जो हो रही है वो मस्कुलर नहीं है। कॉलेरा इज अ डिजीज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हैजा फैलता कैसे है, हैजा बेसिकली गंदा खाना, गंदा पानी पीने से हो जाता है, तो ये आंसर एकदम करेक्ट है, सी। हैजा दूषित भोजन या पानी के सेवन के कारण होने वाली एक बीमारी है। कॉलेरा जेनेटिक डिजीज है भैया, मम्मी को हुई तो बच्चों को भी होगी। कॉन्टिन्यूस थोड़ी है कि भैया लूज मोशन एक बार ही लग गए तो लगे ही रहेंगे। सोचो बेचारा, मतलब इमेजिन करो क्या हाल रहा होगा जिसको एक बार ही लूज मोशन लग गया और लगे ही रहे तो मुश्किल हो जाएगा उस बेचारे के लिए। अगर ये कॉन्टिन्यूस डिजीज होती तो हम बोलते हैं कि हाँ भैया पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में ट्रांसफर हो रही है, पर अभी तो हम ये नहीं बोल सकते, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फॉर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, इसमें से ट्रू फ्रूट कौन सा नहीं है, फॉल्स फ्रूट है। ट्रू फ्रूट क्या होता है बेटा, देखो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ फ्रूट बिना ओवरी के पैदा हो जाते हैं, थैलेमस से अलग ऑर्गन से पैदा हो जाते हैं, उन्हें फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, एप्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। असत्य फल का एग्जाम्पल जो होता है वो एप्पल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर एप्पल है। एप्पल ट्रू फ्रूट नहीं होता, क्योंकि एप्पल जिसको हम सेब भी बोलते हैं, ये किससे उगता है, ये उगता है थैलेमस से। ये किससे उग जाता है, थैलेमस से। इसको ओवरी बनानी ही नहीं पड़ती है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। हमें पता ही नहीं लगता था जब हम एप्पल खाते थे कि भैया ये तो फ्रूट ही नहीं है, पर चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इन्फेक्शियस, इसमें से कौन सा है जो इन्फेक्शन कम से कम फैलाता है। नाम पढ़ो, लेप्रोसी। लेप्रोसी को कुष्ठ रोग बोलते हैं, इसको कोढ़ भी बोलते हैं। पुराने जमाने के लोगों को अगर बोलोगे ना कोढ़ हुआ तो बोलेंगे भैया पाप करोगे तो कोढ़ होता है, पाप कर्म करने से कोढ़ होता है। तो भाई पाप कर्म करने से थोड़ी कोढ़ होता है, कोढ़ तो एक स्किन की प्रॉब्लम है, एक से दूसरे को फैल जाती है और ये बहुत गंदी होती है, फैलती है। इसमें से पस फॉर्मेशन होता है, जहां जहां पस गिरती जाएगी वहां वहां सारा खोखला होता जाएगा। नेक्स्ट होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस से होने वाली डिजीज है। नेक्स्ट ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स को इन्फेक्ट करती है और आपको पता है बहुत ज्यादा होता है। एक बारी पता है एक वो आया, पेशेंट आया, उसका वो देखा, एक्सरे करवाया, उसको निमोनिया था, उसको निमोनिया बहुत ज्यादा था कि उसके जो लंग्स थे वो बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो चुके थे। मतलब इतना ज्यादा इन्फेक्शन था कि वो अगर स्पिट भी करता था तो उसमें ब्लड आता था, स्पिट भी करता था तो ब्लड गिरता था उसके अंदर। अब जब उसका एक्सरे मंगाया गया, उसको चेक किया गया,
इतना स्मोक किया था उसने कि उसकी रिपकेजेस नजर ही नहीं आ रही थी नीचे से। इतना ज्यादा लंग्स इन्फेक्ट किया था उसने, पूछो मत कैसे, पता नहीं कैसे ही कर लेते हैं। सेम ऐसे टीबी होता है, टीबी के अंदर भी लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट होता है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस आईज की बीमारी होती है, थोड़ी देर होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो इसके अंदर से सबसे लीस्ट इन्फेक्शियस, अगर इस लिस्ट में से बात करूं तो इसमें से सबसे लीस्ट इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस। फिर आप किसी को आंख नहीं मार सकते हो, क्योंकि आंख इतनी है लाल हो जाती है कि हम सच में उतार के दिखा भी नहीं सकते, देखो हमारी आंख का हाल क्या हुआ है, आंख खुलेगी नहीं, बंद ही रहेगी, पता ही नहीं लगेगा आंख मार रहे हैं या इन्फेक्शन हुआ है। तो इसलिए चश्मा लगा के कमरे में बंद रखते हैं, ऐसे बच्चों को बार बार बाहर नहीं भेजते दूसरों को दिखाने के लिए। तो ये होता है कंजक्टिवाइटिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। पहले एक चीज को समझिएगा, खून चूसने की असली उत्तराधिकारी सिर्फ लड़कियां, मादाएं। नर खून नहीं चूसते, सिर्फ मादा ही खून चूसती है, सिर्फ फीमेल ही ब्लड सक करती है, मेल मॉस्किटो ब्लड नहीं पीता। मेल मॉस्किटो यानी कि नर जो मच्छर होता है वो क्या करता है, फल सब्जियां ये सब खाता है। जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो खून चूसती है। तो खून चूसने की असली उत्तराधिकारी सिर्फ लड़कियां, और हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, मच्छरों की। ह्यूमंस पे नहीं लाना कि हाँ भैया मैडम आप भी खून चूसती हो, ऐसा वाला नहीं करना है, ठीक है। हम खून नहीं चूसते, मच्छर चूसते हैं। चलो नेक्स्ट, डेंगू फीवर। देखो डेंगू फीवर, फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये जो सिंबल बनाया है ये फीमेल का होता है, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो। मलेरिया फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। स्लीपिंग सिकनेस फीमेल साइफ्लाई। फाइलेरियासिस बैक्टीरिया, ब्यूचेरिया ब्रैंकोफ्टी। तो इसका करेक्ट आंसर इज फाइलेरियासिस। साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन कर रही हूं, पहला वर्ड कैपिटल लिखा है, सेकेंड वर्ड स्मॉल लिखा है। इसका करेक्ट आंसर इज डी, फाइलेरियासिस। ठीक, ये आपको आगे चल करके काम आएगा, कौन सा एनोफिलीज मॉस्किटो है, कौन सा एडीज मॉस्किटो है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि एडीज मॉस्किटो कौन सी बीमारी फैला रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है माँ बाप से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में क्या पहुंचा, जायदाद के अलावा क्या पहुंचा। जायदाद तो आई माँ बाप की, भैया वो तो सारी हमारी है, कोठी बंगला गाड़ी पैसा आपका बैंक बैलेंस सब कुछ हमारा है। बाकी इसके अलावा और क्या पहुंचा, इसके अलावा बीमारियां भी पहुंचती हैं हम तक। हमारी जो नोज होती है वो यूजुअली पापा पर जाती है, नाक। तो हमें कैसे पता लगा पापा की कैसी है, दैट इज स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। पापा की कैसी थी, बच्चे की कैसी है, उसके बच्चे की कैसी, एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है बेसिकली, दैट इज जेनेटिक्स। क्या होता है भाई, जेनेटिक्स होता है। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को जेनेटिक्स बोलते हैं, वंशानुगति बोलते हैं या अनुवांशिकी बोलते हैं। ठीक है जी, अनुवांशिकी बोलते हैं, वंशानुगति बोलते हैं। वैसे अनुवांशिकी इज हेरिडिटरी, पर जो हमारे को एग्जाम में लिख करके दिया है वो ये है, इसलिए मैंने एज इट इज उठा करके डाल दिया है। ठीक है जी, अनुवांशिकी लिखा हुआ है, ऑल्दो इसको वंशानुगति बोलते हैं। अनुवांशिकी इज हेरिडिटरी, पर एनीवेज हमको यही मार्क करना है। इसका करेक्ट आंसर इज जेनेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन खत्म हो जाए तो इससे कौन सी बीमारी होती है, देखो एक एक करके देखते जाते हैं। पलेगरा, ग्वाइटर अनीमिया, B6, B9 और B12 विटामिन के ये हो जाती है। विटामिन B5 से पलेगरा, ग्वाइटर नहीं, B3 से पलेगरा, ग्वाइटर आयोडीन की कमी से। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्वाशरकॉर होता है। ये बेसिकली कौन सी बीमारी होती है, क्वाशरकॉर। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, क्वाशरकॉर के अंदर जो आपने रोड साइड पे लोग देखे होंगे, दो बीमारी होती है, मैरास्मस और क्वाशरकॉर।
आपने रोड साइड पे बंदे देखे होंगे जो लोग बेगिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, आपने देखा होगा उनकी पसलियां तक, रिब केज तक नजर आती हैं, स्किन बहुत पतली होती है, दैट इज क्वाशिकॉल। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन इतना कम हो जाता है कि बॉडी फैट्स बिल्कुल चला जाता है और रिब्स नजर आने लगती हैं। ये बेसिकली प्रोटीन की कमी से हो रहा है, इसको क्वाशिकॉल बोलते हैं। द चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल इज डिफाइन एज, अगर जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल AGA था, AUA हो जाए, एक वर्ड में सिर्फ चेंज हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपको पता है, सिर्फ एक शब्द में A से G, G से T, या सॉरी A से G, U या C, कुछ भी चेंज हो गया, एक शब्द भी अगर चेंज हो गया, इधर का उधर, उधर का इधर हो गया, तो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज हो जाती है। सिकल सेल अनीमिया इसी तरीके की एक डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज, सिर्फ एक वर्ड के हेराफेरी से बन जाती है। एक वर्ड गलती से इधर का उधर हो गया, ये बीमारी हो गई। आपका थैलेसीमिया, ये भी यही बीमारी है। कलर ब्लाइंडनेस, राइट, ये भी बीमारी है। इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां सिर्फ एक एक शब्द, एक एक चीज, एक एक जेनेटिक कोड चेंज होने की वजह से, सिर्फ एक अल्फाबेट चेंज होने की वजह से हो जाती है। तो अगर एक अल्फाबेट चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब म्यूटेशन बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। मतलब हल्का सा चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन, यानी कि म्यूटेशन। तो कभी भी म्यूटेशन कॉज होगा तो इससे क्या होगा? पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा। भैया उसने बताना था ये लड़की है, वो जेनेटिक मटेरियल बताएगा ये कुछ है, क्या है पता नहीं, तो कुछ भी बता सकता है ये। तो एक शब्द भी चेंज होने से पूरा का पूरा कोड, पूरा का पूरा मतलब बदल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? अगर मैं इन सब की बात करूं तो इसमें से बेस्ट सोर्स क्या होता है विटामिन ए का? देखो इसमें तो बिल्कुल करेक्टली हमें दिख रहा है, पर अगर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में और आए तो ज्यादा इसके अंदर एंटर नहीं करना, ज्यादा इसमें घुसना नहीं है। इसके अंदर सिर्फ इन क्वेश्चंस को छोड़ देना, स्किप कर देना, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर मुझसे पूछा जाता है यही ऑप्शन देकर कि इसमें से विटामिन बी किसमें सबसे ज्यादा, मैं नहीं बता पाती। क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं जिसमें विटामिन बी मिलता है, ठीक है, एप्पल में भी मिलता है और हमारे पीनट्स में भी मिलता है, तो हम नहीं बता पाते। ये तो विटामिन ए का सोर्स पूछा और बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए हम इसको मार्क करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है कैरेट, गाजर। गाजर में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए मिलता है और विटामिन ए बेसिकली आंखों के लिए होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, लेस विजन, जीरो ऑप्थैल्मिया, ये सब नहीं होगा। तो कैरेट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब कैरेट्स इज द सोर्स ऑफ आयरन ऑल्सो, तो आयरन के लिए B6, B9, B12 भी उसका भी सोर्स है। पर हाँ, अगर मैं इन चारों में से बात करूं तो विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स इज कैरेट्स, इसीलिए मैंने कैरेट्स मार्क किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिलहाल खत्म कर देते हैं इस क्लास को। अभी इस क्वेश्चन पे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। न्यू टॉपिक, न्यू क्वेश्चंस। 2019 के बायोलॉजी फिनिश कर दिया है, अब हम लोग 2018 एंड सो ऑन मूव करते जाएंगे, सो दैट कि सारा कवर हो जाए आपका। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस क्लास को फिनिश करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।